आपकी वीडियोस पे बहुत मिलियन व्यूज़ गए हैं, फिर भी वो फैन बेस क्यों नहीं है आज के समय में? मतलब 2025 में वो पागलपन क्यों नहीं है जो भुवन बाम ने देखा, अमित बढ़ाना ने देखा? क्योंकि भाई आजकल ना ऑडियंस के लिए सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। आप देखिए कोई भी कहानी हो, कोई भी वीडियो हो, या तो वो किसी की कॉपी होती है या वो बहुत अच्छे से लिखी होती है। आप अपनी कहानियों को कैसे लिखते हैं? मेरे यार कहानी लिखने के दो तरीके हैं। बनिए का जो लड़का होता है वो बिजनेस करता है, लेकिन वो डीओपी, कंटेंट क्रिएटर, एक्टर, ये सफर तय करने में बहुत स्ट्रगल आया होगा। सबसे पहले तो अब्बा ही नहीं माने होंगे। कॉलेज में थिएटर करना स्टार्ट किया था, वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। फेसबुक पे एक्टिंग कितनी जरूरी है? यार फेसबुक पे एक्टिंग जरूरी है आपके खुद के लिए। आपका फेवरेट फेसबुक क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर, एक्टर, ये मुझे बताओ आप। फेवरेट फेसबुक क्रिएटर एक आर्टिकल था, उसमें था कि इंसान को अगर जानना है ना, तो इंसान के ना म्यूजिक का टेस्ट जानो। आपका फेवरेट कलाकार कौन है जो गायक है? नो डाउट। ऑलराइट दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्बात बाय आकाश में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो में वही पर्सनैलिटी आती है जिनको आप पसंद करते हो, जिनसे आप कुछ सीखते हो। आज जो पर्सनैलिटी है उनसे मैं भी कुछ सीखूंगा, क्योंकि ये सेम इंडस्ट्री से। आपको पता है हम शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोगों से सीखूं जिन्होंने सच में इंडस्ट्री में काम किया है, ना कि ये कि कुछ समय में वायरल हुए हो। जो आज हमारे साथ पर्सनैलिटी है वो कुछ समय में वायरल नहीं हुए, उनकी शुरुआत बहुत पुरानी है, और उन्होंने एक-एक कदम बहुत कुछ सीखकर और सिखाकर तय किया है। ये पहले डीओपी थे, फिर ये कंटेंट क्रिएटर बने। बनिए के लड़के हैं, आपके फेवरेट है, द वन एंड ओनली गोपाल गोयल भाई जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। मुझे सबसे पहले जानना है आपका स्ट्रगल, आपकी जर्नी, क्योंकि एक बनिए का जो लड़का होता है वो बिज़नेस करता है, लेकिन वो डीओपी, कंटेंट क्रिएटर, एक्टर, ये सफ़र तय करने में बहुत स्ट्रगल आया होगा। सबसे पहले तो अब्बा ही नहीं माने होंगे। भाई देखो, इसका ऐसे है कि बिजनेस तो हमने ना स्टार्ट कर दिया। देखो हमारी ना फैक्ट्रियाँ हैं। मतलब हमारे पापा का बिजनेस है कि पैकेजिंग मटेरियल्स है, जैसे कार्टन्स वगैरह ना। तो बचपन से उसी माहौल में पड़े बड़े हैं। स्कूल से आए फैक्ट्री पे चले गए। तो बचपन से वही कि गल्ले पे तो बैठना ही बैठना है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कॉलेज में थिएटर से। अच्छा। कॉलेज में थिएटर करना स्टार्ट किया था, वहाँ से थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना। उसके बाद इंटरेस्ट बना कि फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। हुँ। तो एक बार मैं ट्रिप पे नैनीताल अपने कॉलेज में गया था, कैमरा लेके, और वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी करी थी। कैमरा रेंट का था कि अपना था? खुद का था भाई। खुद का। और वो भी हाथ-पैर जोड़ के पापा से लिवाया था। उसकी अलग स्टोरी है कि हम जब लेने गए थे तो पापा का दोस्त था कैमरा वाला। तो उसमें मैंने एक लेंस अलग से लिखा हुआ था, वो 30,000 का लेंस था सिर्फ़। 2017-16 की बात है। तो वो कहता है, "ये क्यों चाहिए तुझे? क्या करेगा तू इसका?" मैंने कहा, "चाहिए मुझे, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा।" कह रहा, "कुछ नहीं होता इसमें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका।" तो उसने पापा को मना कर दिया कि मत लेके दो इसको, ये वो। मैंने कहा, "चल ठीक है, तुम किट लेंस के साथ दे दो, वो लेंस मैं अपने आप जुगाड़ लूँगा।" फिर तुमने कभी सुना है कि उस टाइम पे ना लोग फ़ोटोशूट्स करवाते थे अपने, कि ₹500 दे दो, हमारी फ़ोटो कर दो, हमें इंस्टाग्राम पे डालनी है। सुना है। वैसे कर के लेंस के पैसे इकट्ठे करके लेंस लिया। हुँ। तो वहाँ से लेंस लिया, फिर मैंने वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी करी स्टार्ट। वहाँ से मेरी एक फ़ोटो, एक ना क्षितिज करके एक फ़ोटोग्राफ़र है, शूट गुरु करके उनका पेज है इंस्टाग्राम पर। अच्छा जी। तुम देखना, वो ना फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी सिखाते हैं, टीचर है वो मेरे हुँ। टीचर भी है। तो उन्होंने ना मेरी एक फ़ोटो देखी थी। उस टाइम पे इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो ऐप होता था, वीडियो ऐप नहीं होता था। हुँ। इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ पे कॉन्टेस्ट होते थे कि फ़ोटो सबमिट होगी तुम्हारी। एक इंडियन फ़ोटोग्राफ़ी पेज करके एक बहुत वायरल पेज था उस टाइम पे। हुँ। तो उस पे फ़ोटो सबमिट होती थी तुम्हारी, और हफ़्ते तक चलता था, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, वो विन हो जाएगा, उसको प्राइज़ मनी मिलेगा और ऐसा करके। तो वहाँ पे मेरी एक फ़ोटो सबमिट हुई थी। हुँ। तो उसमें क्या था, एक बंदा रेलवे स्टेशन पर चल रहा है और उसका सारा शरीर गायब है, बस कपड़े-वपड़े सब हवा में चल रहे हैं। अच्छा। तो वो लेविटेशन फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर आता है। तो वाइल्ड लाइफ़, लेविटेशन, ऐसे अलग-अलग था, तो वो लेविटेशन फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर आता है। तो उसने में से सर ने मेरे को मैसेज किया कि तेरे को इस फ़ोटो का मतलब पता है? हुँ। मैंने कहा, मतलब? कह रहे, मतलब क्या तू दिखाना क्या चाहता था इस फ़ोटो में? मैंने कहा, यही दिखाना चाहता था कि लोग तुम्हें नहीं देखते, लोग ना पहनावे को देखते हैं तुम्हारे। जब तुम्हें लोग देखते हैं ना, तो तुम्हें नहीं देखते, लोग तुम्हें तुम्हारे पहनावे से जज करते हैं। तो वो चीज़ है, शक्ल-वक्ल वो सब इनविज़िबल हो जाती है उस टाइम में। तो कह रहा, बढ़िया है। कह रहा, आजा गुड़गाँव आजा। अच्छा। आप मैं जब अपने होम टाउन मैं रहते थे? होम टाउन में था, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था कि मुझे कहीं दिल्ली जाना है, मुझे कहीं क्या है मुंबई आपका होम जाना टाउन? है। सिरसा, हरियाणा। सिरसा, हरियाणा।
तो वहाँ से उन्होंने मुझे बुलाया कि ये ऐसी फ़ोटो है, तो मैं उस टाइम पे हम 3 दोस्त आए थे, रोडीज़ के वो चल रहे थे ऑडिशन। ऑडिशंस। उन दोनों को रोडीज़ का ऑडिशन देना था, मैंने कहा मैं शुड गुरु से मिलूँगा। अब वो दोनों इतने कमीने लोग कि मेरे को भी रोडीज़ की लाइन में खड़ा कर दिया। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कहा मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। तो अगले दिन फिर हम जब गए, तो बैठते ही सबसे पहले शुड गुरु ने मुझे एक बात बोली, कह रहा क्या करना चाहता है? मैंने कहा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। कह रहा कोई फोटोग्राफर पसंद है? मैंने कहा हाँ। कह रहा कौन? वरुण, नेशनल ज्योग्राफिक का बहुत वायरल फोटोग्राफर है, वरुण डाल देना। तो कह रहा अच्छा बढ़िया बात है, तो पता खर्चा कितना है? मैंने कहा बहुत खर्चा है, मुझे पता है, 15-20 लाख के लेंस है। हम्म। कह रहे छोड़ दे, कह रहे वीडियोस में आ रहा, फ्यूचर वीडियोस है। मैंने कहा मेरे को तो वीडियोस का कुछ भी नहीं पता, मेरे को तो सॉफ्टवेयर चलाना भी नहीं आता, मेरे को वीडियोस का ये भी नहीं पता। कह रहा मैं सिखा दूंगा, आ जा मेरे पास इंटर्न रह ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। मैं 15 दिन उनके पास रहा था भाई। 15 दिन में मैंने एफसीपी चार्ट लिया था। मैंने कभी आज तक उस टाइम पे एप्पल का कंप्यूटर नहीं चलाया था। 2 दिन तो मैं ये देख रहा था कि भाई खुलता कैसे है वो, कैसे खुलता है। तो वहाँ पर एक बंदा था, वो पहचान गया, कह रहा कि चलाना नहीं आता। मैंने भाई ज़िंदगी में पहली बार चलाया है। कह रहा चल मैं सिखाता हूँ। वो जम्मू से था, उसने सिखाया, और उसके बाद हफ्ते में तो इतना सीख गया लोगों के पास बैठ-बैठ के, उनको एडिटिंग करते देख-देख के, कि वो मेरे को बोलने लगा अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो सर गोपाल को दे दो, ये एडिट कर देगा। हाँ। वो वीडियोज़ बनाते थे 5 स्टार होटल्स की, कमर्शियल्स बनाते थे। तो वो एडिट करते थे वहाँ पर। वहाँ से फिर वीडियो की लत लग गई। वहाँ से ये लगा कि यार ये जो वीडियो से, कैमरा से हम दिखा सकते हैं ना, तो वो अलग ही दुनिया है। तो फिर आपने चैनल स्टार्ट किया नहीं, तब मैंने सिनेमैटोग्राफी स्टार्ट करी, और बाकी क्रिएटर्स के लिए बाकी क्रिएटर्स के लिए, एज एम डीओपी। एज़ एन डीओपी। तब हमारे लोकल में सुशांत मग्गू क्रिएटर थे और एक अभी राघव क्रिएटर थे। तो उनके साथ मिलके उनके लिए, चैनल के लिए वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। ये आप पेड सर्विसेज करते थे? हाँ, पेड करते थे, लेकिन उसकी पेमेंट मत पूछना, हाँ, हाँ। ठीक है, ओके। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखदाई है। तो वो वाली चीज़ है। तो तब से उनके साथ, सुशांत भाई के साथ 1.5-2 साल काम किया, बहुत तगड़ी-तगड़ी वीडियोज़ दी थी। फिर हो गया लॉकडाउन, काम बंद। 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगना था, 23 मार्च को हम गुड़गाँव में शूट कर रहे थे उनकी वीडियो, स्वागत विद एक्स। हुँ। तो वो पूरा दिन शूट करके भागे-भागे हम घर गए थे। वो यूट्यूब की वो मेरी लास्ट वीडियो थी। एज एन डीओपी भी एज वो डीओपी। लास्ट वर्क था। उसके बाद किया, ऐसे नहीं है, किया था उसके बाद भी, पर उसके बाद गिना-चुना किया था। उसके बाद सुमेश भाई की वेब सीरीज़ करी थी। उसके बाद सिर्फ़ ये सोच लिया था कि प्राइम काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे बस। तो फिर आप होम टाउन चले गए होम लॉकडाउन। टाउन सिरसा। तो आफ्टर लॉकडाउन आपका जो ये पेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब ये इसके बाद चले? फेसबुक तो भाई बहुत बाद में बनाया था। अच्छा, फिर क्या किया आफ्टर लॉकडाउन? आफ्टर लॉकडाउन मैंने सुमेश भाई के साथ एक टीचर से अट्रैक्शन वेब सीरीज़ करी उनकी। हुँ। आपकी बात रोकते हुए जानना चाहूँगा लॉकडाउन में आपने क्या सीखा? मतलब जो लॉकडाउन में हर किसी ने कुछ ना कुछ सीखा है। किसी को अपनी फैमिली की वैल्यू पता चली, किसी को पता लगा सच्चे दोस्त, किसी को पैसे की वैल्यू, किसी को हेल्थ का पता लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर समरी दो, जो बाकी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपने क्या सीखा लॉकडाउन से? यार लॉकडाउन में ना मैंने सिनेमैटोग्राफी पढ़ी थी। हुँ। लाइटिंग पढ़ी मैंने, सिनेमैटोग्राफी पढ़ी, शॉट्स पढ़े। मैंने वर्कशॉप्स लगवाई, कि उस टाइम पे वर्कशॉप्स होने लगी थी ऑनलाइन, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स वर्कशॉप कर रहे थे। तो नीतीश भारद्वाज की वर्कशॉप थी 1 महीने की, दंगल के डायरेक्टर, उनकी वर्कशॉप करी थी। उनका सर्टिफिकेट मेरे पास आज भी पड़ा है। तो वो करी थी, उससे बहुत सीखा था भाई। उन्होंने 2 ही चीज़ बोली थी कि बॉलीवुड में अगर तुम्हें एज़ एन बिहाइंड द कैमरा वाले चीज़ से आना है, तो या तो एफटीआई कर लो, और उसके बाद भी स्ट्रगल है, ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एफटीआई की सिनेमैटोग्राफर की डिग्री है तो तुम्हें काम मिल जाएगा। बड़े डायरेक्टर के पास पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर तुम ऐसा कुछ बना दो कि लोग तुम्हें बुला लें। हुँ। आपको ऐसा लगता है कि अभी 90% क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ना तो पढ़े ना पढ़ते हैं, बस वो काम किए जा रहे हैं हाँ, और ये गलत है, ये इस इंडस्ट्री के लिए भी गलत है। यार ये ना क्राफ्ट खत्म कर रहा है। ये जो क्रिएटिविटी है ना, वो किल हो रही है उस चीज़ से। कोई इमोशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि किसी वर्ड का हिडिंग मीनिंग होता है। अगर मैं कोई डायलॉग बुलवा रहा हूँ मेरे आर्टिस्ट से, किसी से, मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस डायलॉग के पीछे मेरा मतलब क्या कहने का, और वो तुम्हें उस वीडियो को देख के पता भी चलेगा। मेरी वीडियो जब आती थी ना, मैंने जब फेसबुक का सीरियसली लिया था, तो ना मेरे व्यूअर्स से मेरी ये मतलब वो कमेंट आता था कि आपकी वीडियोस अधूरी लगती है। हुँ।
मैं ऑन पॉइंट बात करता था। मैं ना उस टाइम से मेरा ये था कि यार एक मिनिमम 3 मिनट का ब्रैकेट है, उसमें वीडियो बनानी है। अब उससे तुम अगर 6 मिनट 7 मिनट की बना रहे हो, अब इसमें थोड़ा-सा बनिया दिमाग लगाया था कि तब भी वो उतना पैसा दे रहा है, 3 मिनट का लगा रहे हो तब भी वो उतना पैसा दे रहा है। तो मैं क्यों बनाऊँ 6 मिनट की वीडियो? सही बात है। ठीक है, तो मैं 3 मिनट में वो सारी क्रिस्प कर देता था। जितनी भी मतलब अगर मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ, अगर वो 6 मिनट की भी बन गई, तो मैं एडिटिंग पे उसे काट दूँगा सारा। उसको मैं 3 मिनट की कर दूँगा। तो वो ऑडियंस कहती थी कि आपकी वीडियोज़ अधूरी लगती है। और मेरा ये था कि यार ये तो मेरा स्टाइल है कि थोड़ी चीज़ें ऑडियंस पे छोड़ दो कि उनको समझने दो। आगे क्या होगा? हाँ, उनको या तो समझने दो कि इसका मतलब क्या है, हुँ, या फिर आगे भी की के लिए भी हम एक छोड़ सकते हैं कि इसका अगला पार्ट भी आ सकता है। ठीक है जी, आफ्टर लॉकडाउन। आफ्टर लॉकडाउन भाई, आफ्टर लॉकडाउन वेब सीरीज़ वगैरह करी थी। और उसके बाद आफ्टर लॉकडाउन में क्या हुआ था फेसबुक का, सुमेश भाई के साथ जब मैंने वेब सीरीज़ करी ना, तो सुमेश भाई ने मेरे को एक बात बोली थी, कह रहा तेरे को ना सिरसा से निकलना पड़ेगा अगर तेरे को कुछ बनना है तो। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो आप। तेरे अंदर टैलेंट है बढ़िया। अच्छा, सुमेश भाई की वेब सीरीज़ जब मैंने करी थी ना, तब मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे महँगा कैमरा खरीदा था, और वो पहली वेब सीरीज़ सुमेश भाई की उसी कैमरे पे बनी थी। जब मैंने देखा भी उनका काम मुझे बहुत अच्छा भी हाँ, लगता था वो मतलब तो बहुत A7S III खरीदा था मैंने, और बहुत महँगा कैमरा लगा था भाई मेरे को उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने जब सिरसा में खरीदा था ना, तो सोनी वालों को फ़ोन भी आ गया था, क्योंकि A7S III कोई नहीं खरीद रहा था उस टाइम। बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का कैमरा है। अब तो बहुत कॉमन हो गया, लेकिन जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च के उसी महीने में मैंने खरीदा था, क्योंकि उस टाइम पे उसकी शॉर्टेज भी चल रही थी। तो सोनी वालों को फ़ोन आया था कि आप A7S III खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? क्या करोगे? क्या बनाओगे इससे? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, कह रहा अच्छा बढ़िया, बढ़िया, तो आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हमें बताना, हम करेंगे आपको सपोर्ट। मैंने कहा चलो बढ़िया, मैंने कहा डिस्काउंट कर दो, अभी करो ना सपोर्ट। सही बात है। तो उन्होंने डिस्काउंट कर दिया था भाई, अच्छा मोटा डिस्काउंट कर दिया। हुँ। 30,000 उड़ा दिए सीधे के सीधे। गोपाल भाई, ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ना एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। टीम सब बना लेते हैं, पर टीम ना एंड तक चल नहीं पाती इस सफ़र में। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी टीम टूटी हो, कुछ ऐसा मतलब लोग आपने जोड़े हो, वो छोड़ कर गए हो? डे 1 से यही हुआ है, डे 1 से यही हुआ है? डे 1 से यही हुआ है। मेरा एक यूट्यूब चैनल था, एजी के नाम से किया था, मेरे पार्टनर के साथ, अभिराग अरोड़ा के साथ। एजी मतलब अभिराग और गोपाल। अच्छा, तो वो भी हमने 2 साल चलाया था। उसपे भी हम कॉमेडी वीडियोज़ बनाते थे, वेब सीरीज़ बनाते थे, मिनी मतलब 3-3 4-4 एपिसोड की सीरीज़ बनाते थे। हुँ, स्कूल लाइफ़ पे और एक्स पर, और रोमांटिक फ़िल्म्स भी बनाते थे। तो उसमें भी ना बहुत से लोग थे जो बाद में बिखर गए। रीज़न यही था कि वो पहले जब काम कर रहे थे कि टाइम पास के लिए कर रहे थे। लेकिन जब उनके घर से ये हुआ कि यार तुम्हें अब लाइफ़ में सीरियस होना पड़ेगा, तुम वीडियोज़ से नहीं चल सकते। वीडियोज़ में क्या फ्यूचर है? कुछ नहीं है इससे, तुम किसी को बोलोगे कि क्या करते हो? वीडियो बनाते हो। वीडियो बनाते हैं। कोई क्या ही बोलेगा? इसको प्रोफ़ेशन तब भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। तो उस करके ना 1-2 दोस्त मेरे कनाडा चले गए जो उस टीम में थे। तो और जो कोर मेंबर थे मेरे, उनका भी यही हो गया था। उनको लॉ करनी थी, वो लॉ कर रहे थे, लॉ उन्होंने पास कर ली थी तब। तो वो कहते यार अब मैं जज की तैयारी करूँगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा यार अगर आप जज की तैयारी करोगे तो ध्यान तो आप सच में नहीं दे पाओगे। तो मैंने कहा चल मैं चला लेता हूँ। तब भी मैंने 6 महीने वो चैनल चलाया, लेकिन ना वो अकेले नहीं चल पाया। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जब यूट्यूब एक चला रहा होता है, जब बंदा 1 दिन में 20 मिनट का कंटेंट निकाल रहा है, तो एक बंदा नहीं हैंडल कर सकता भाई सही चीज़ें। बात है। क्योंकि मैं उस टाइम मैं ही लिख रहा था, मैं ही डीओपी कर रहा था। अच्छा, मैं उसमें एक्ट नहीं करता था उस टाइम में। आप एक्टर हायर करते थे। हाँ, एक्टर हायर करते थे, दोस्तों-वोस्तों को बुलाते थे, उनको सिखाते थे। उसमें मेरी वीडियोज़ नहीं थी कोई, मेरा मेरा फेस था ही नहीं। आपका इस वक़्त विज़न क्या था? सिर्फ़ डॉलर बनाना? उस टाइम पे यार मेरा एक विज़न ये था कि डॉलर बनाना तो नहीं था यार उस टाइम पे। उस टाइम ये विज़न था कि कुछ अलग दिखाना है कि हम भी कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। कि एक छोटे शहर का लड़का भी एक अच्छी चीज़ें, एक अच्छी कहानियाँ क्रिएट कर सकता है। कि बस मेरी कहानी लोगों तक पहुँचे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस कहानी हाँ, उस टाइम में मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि यार मैं मेरे को फिर मेरा आगे लेके जाना है। उस टाइम में मेरे को ये था कि अगर मैंने कोई कांसेप्ट सोचा, तो मुझे यार ये अच्छी-सी बस एक अच्छी-सी स्टोरी बनानी है जिसको लोग देखें और एडमायर करें कि वाह यार क्या बना। मेरा आज भी जब मैंने फ़ेसबुक स्टार्ट किया था तब भी मेरा यही था कि क्रिंज लोग बहुत बनाते थे उस टाइम पे भी और अब भी। और मैं सिर्फ़ बढ़िया जो ऐसा कंटेंट बनाता था जो मेरी फैमिली भी अगर मेरी वीडियो खोल के देख रही है तो उनको भी अच्छी लगे। ताकि मेरी वीडियो देख के कोई ये ना बोल दे कि यार ये क्या बना रखा है तुमने। तो अगर 4 बंदे प्रोफ़ेशनल भी बैठे तो उनको मैं दिखा सकूँ कि मैं ये काम करता हूँ। हुँ।
देखो गोपाल भाई, नो डाउट आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। आप कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में एक जानी-मानी हस्ती भी हो। आपको ऐसा कोई क्रिएटर होगा जो नहीं जानता है। पर मैंने फ़ील किया है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन सब की नॉलेज, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है, आपने हर चीज़ का पहले अच्छे से नॉलेज लिया तब उसको किया। लेकिन फिर आज के समय में फ़ेसबुक आपका प्राइमरी पेज क्यों है? मतलब आप फ़ेसबुक पर ज़्यादा काम करते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर नहीं? यार फेसबुक पर सबसे ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ना उसने एक लूप में फँसा दिया था। फँसाया हुआ है और फँसाया हुआ है, हाँ, डॉलर की लूप में, हाँ। ठीक है? कि सबसे ज़्यादा ना रीच भी उधर थी, सबसे ज़्यादा पैसा भी वहीं से ही आ रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको पैसे नहीं देता, ब्रांड्स देते हैं, ब्रांड्स आने में आपको एक लेवल तक आपको बनना पड़ेगा, तब जाके आपको ब्रांड्स मिलने स्टार्ट होंगे। और बनिया नीति कहती है कि जहाँ से जहाँ वहीं लगाओ। जहाँ हाँ, दूसरे धंधे का पैसा इसमें ना। नहीं, 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 जहाँ से पैसा आ रहा है पहले उस दुकान को देखो, उस दुकान पे ध्यान दो, तो इसलिए वहीं पे कर रहे हैं काम, उस लूप में फँसे हुए हैं। 2025 में फेसबुक की दुनिया में जो बहुत बड़े क्रिएटर्स थे, उन्होंने ही अपने क्लोन पेजेस बना दिए। बहुत सारे पेजेस हो गए, नए पेजेस तो दिख भी नहीं रहे हैं। तो आज के समय में आप किन पेजेस को ज़्यादा वैल्यू देते हो? आप समझते हो कि यार ये अच्छा कर रहे हैं, ऑडियंस को ये देखने चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। यार ऑडियंस को अगर देखना है ना तो मेरे हिसाब से ना नज़र बट्टू का कंटेंट बहुत अच्छा है। हुँ। नज़र बट्टू देखो, और एक टाइम पे तो यार डिजिटल कलाकार की भी बहुत बढ़िया वीडियोज़ बना रहे थे। और अब अब थोड़ा-सा ना वो एक जो उनका फैक्टर डिजिटल कलाकार वाला जो फैक्टर है ना, वो कम वीडियोज़ में होता है। रीज़न राइटर चेंज हो गए? राइटर्स चेंज हो गए। हुँ। अगर कोई वीडियो हरीश भाई ने लिखी है और हरीश भाई उसमें एक्ट कर रहे हैं, वो वीडियो बेस्ट ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस वीडियो में कोई सीख ना हो। मतलब अगर हरीश भाई की कोई वीडियो है, उसमें वो एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि यार इतनी छोटी-सी चीज़ है, उसको ये बंदा कैसे सोच सकता है? उनके अंदर ये टैलेंट है कि एक छोटे से मैसेज को इतना बड़ा करके दिखाने का टैलेंट है। जब हम कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आते हैं, तो किसी न किसी को देखकर आते हैं। आप भी किसी को देखकर आएँगे, आपको भी देखकर लोग आते हैं और जो आना चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया, उसको लिखा, अच्छे से एक्टिंग कराई, हुँ, एक्टिंग बिल्कुल क्राफ्ट वाली एक्टिंग, थिएटर वाली एक्टिंग, हुँ। और आपकी सेम कॉपी वीडियोज़ बनाई और वो सिर्फ़ फ्लैट डायलॉग्स बोल रहे हैं। उनके मिलियंस व्यूज़ ज़्यादा है, उन्होंने डॉलर्स ज़्यादा बनाए, जो ओरिजिनल कंटेंट था उन्होंने कम बनाए। फेसबुक पे एक्टिंग कितनी ज़रूरी है? यार फ़ेसबुक पे एक्टिंग ज़रूरी है आपके खुद के लिए। हुँ। ऑडियंस भी आपको जज करती है, लेकिन मेरे को लगता है कि एक्टिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टाइम आ जाएगा कि आप अगर सिर्फ़ किसी की वीडियो देख के अगर बोल-बोल के तुम बना रहे हो, उसमें एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके अंदर एक्टिंग है, तो आपके अंदर और भी थॉट्स आएँगे। हुँ, एक्टिंग इसलिए ज़रूरी है, मैसेज डिलीवर करने के लिए। हुँ। मैसेज डिलीवर क्यों होगा? अगर अच्छी एक्टिंग है तभी डिलीवर होगा। कुछ वीडियोज़ ऐसी भी है जो मेरी लोग कॉपी करते हैं, लेकिन वो एक्टिंग अच्छी नहीं है। कुछ की सारी। मेरी कॉपी तो हर वीडियो होती है, चाहे वो चले चाहे ना चले। ये भी चीज़ मैंने देखी है, अगर मेरी वीडियो कोई नहीं चली ना तो भी लोगों ने कॉपी की है और वो उनके पेज पे चल गई है। वो सब फेसबुक की एंगेजमेंट है, वो सब अलग एल्गोरिदम है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर ये है कि उसमें इमोशन की कमी होती है। वो मैसेज वो उसमें नहीं होता है, मैसेज डिलीवर कभी नहीं होता अगर उसमें एक्टिंग नहीं है तो। आपकी वीडियोज़ पे बहुत मिलियन व्यूज़ गए हैं, फिर भी वो फैन बेस क्यों नहीं है आज के समय में? मतलब 2025 में वो पागलपन क्यों नहीं है जो भुवन बाम ने देखा, अमित भड़ाना ने देखा, हर्ष बेनीवाल ने देखा? वो पागलपन आज क्यों नहीं है? वो पागलपन इसलिए नहीं है क्योंकि भाई आजकल ना ऑडियंस के लिए सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो गया है। ऑडियंस आज के टाइम पे पागल मतलब ना सुपरस्टार वाला जो एक एरा होता था, ये फेसबुक यूट्यूब के सुपरस्टार थे उस टाइम पे, जब यूट्यूब आया था। भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल। क्योंकि सबको लगता था ये पता नहीं कैसे होता होगा। हाँ, अब सबको पता तब है ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी को कि ये सब क्या चीज़ है। तब को सबको ये लगता था कि यार ये बहुत लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं, इनमें ही दिमाग है, यही ये सब कर सकते हैं। आज सबके पास इन्फॉर्मेशन है, सबको सब पता है कि ये चीज़ कैसे होती है, तो सब लोग आजकल हर इंसान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भाई वीडियो बना रहा होगा, कोई बात ना। इसके पास नंबर होंगे, तुम बनाओ, तुम भी चल जाओगे। मुझे तो सम टाइम लगता है कि फेसबुक पर ना, और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी, कंज्यूमर भी क्रिएटर है और क्रिएटर भी क्रिएटर है। हाँ, बस एक दूसरे की ये वीडियो हर देख। प्लेटफ़ॉर्म पर है भाई। इंस्टाग्राम पर भी तुम देख लो आजकल जितने भी न्यूलीवैड कपल्स हैं, शादी करने के बाद सबसे पहले अपना एक कपल पेज खोलेंगे। उसके बाद कपल वीडियोज़ डालेंगे उसपे, उनकी चलेगी भी, वायरल भी होंगी। और उनमें कोई एक्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है,
वो सिर्फ अपने शौक के लिए वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं, पर उनकी चल भी रही है, उनके ब्रांड्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। जितना मैं आपको जानता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आप बिज़नेसमैन होने चाहिए थे। आप सिर्फ़ बिज़नेस करते रहना चाहिए थे, फिर भी आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हो। ऐसा क्यों मतलब? बिजनेस यार देखो, पापा मुझे आज भी मना करते हैं कि मैं अगर बताता हूँ ना कि मैं कितने कमाता हूँ, मैंने उनको बता दिया कि मैं भाई एक्स अमाउंट कमाता हूँ, जस्ट बोल दो कि 1 लाख रुपए मैंने आज इस महीने खर्चा निकाल के बचाए। कह रहे इतने तो मैं दे दूंगा तेरे को, क्यों कर रहा है काम, फैक्ट्री में बैठ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक वो विजन है, एक ना पागलपन है। जब आपको किसी कंटेंट से प्यार हो जाता है ना, पागल हो जाता है इंसान की, यार नहीं यार मेरे को तो यही करना है, हुँ, मेरे को तो क्रिएटर ही बनना है, मेरे को चाहता हूँ कि मैं अगर सड़क पे चलूँ तो कोई लोग पहचाने कि अरे यार आपकी वीडियो देखी थी, बढ़िया वीडियो बनाते हो। हुँ। तो वो वाली चीज के लिए या ये कर खुद को भी जब मिरर में देखो तो ऐसा ना लगे कि सिर्फ़ पापा के पैसों पर ऐश कर रहा हूँ, कि अपनी कमाई कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम है, कम नहीं तो ज़्यादा है, पर अपनी है। मैं पापा को ये भी बात बोलता हूँ कि यार फैक्ट्री तो है ना, उसमें भी हमारा इनपुट है, उसमें भी मेरा इनपुट अभी भी आज भी है। जैसे कि मैं अगर 10-15 दिन यहाँ शूट करता हूँ तो 10-15 दिन जाके फैक्ट्री संभालता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक दुकान तो चल रही है ना, उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर मैं अभी उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो वो एक्सपेंड तो अपने हिसाब से अपनी एक पेस पे होगी ना, बिज़नेस तो अपने पेस पे एक्सपेंड होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक उस इंडस्ट्री से हट के एक इंडस्ट्री से चला जाऊँ। अपनी पीढ़ी को कुछ नया दूँ। हाँ, मैं वो था कि एक ब्रेकर था, मिथ ब्रेकर। आप ये बनाओ कि बनिए अच्छे बिज़नेसमैन के साथ-साथ अच्छे एक्टर भी है, अच्छे एक्टर भी है, अच्छे क्रिएटर भी बन अच्छे सकते हैं। क्रिएटर भी बन सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप देखिए कोई भी कहानी हो, कोई भी वीडियो हो, या तो वो किसी की कॉपी होती है हुँ, या वो बहुत अच्छे से लिखी होती है। और जब हम कहानी लिखते हैं तो हम दूसरों की कहानियों को देखकर लिखते हैं। आपने कुछ देखा, उस कहानी को आपने लिखा हुँ। या आपने कंज़्यूम किया बहुत सारा कंटेंट तो आपने लिखा। आप अपनी कहानियों को कैसे लिखते हैं? मेरे यार कहानी लिखने के 2 तरीके हैं। हुँ, या तो मैंने अगर कोई सीन देखा, कोई वीडियो देखी या फिर कोई फ़िल्म का सीन देखा या फिर कोई रील ही देख ली, उसमें मुझे लगा कि यार ये बढ़िया चीज़ है। तो उससे इंस्पायर होके मैं एक हट के एक कहानी लिख देता हूँ। लेकिन कुछ एक कहानियाँ मुझे ना चलते-फिरते मिल जाती है। जैसे अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुँ, तो ऑफ कैमरा अगर हम थोड़ी बातें करेंगे तो मैं डैम श्योर हूँ कि मैं आपसे 3-4 स्क्रिप्ट्स लेके जाऊँगा, 3-4 वीडियोज़ लेके जाऊँगा। आज सुबह-सुबह मैं जैसे आया था यहाँ पर तो अनुराग के घर पे गया मैं। अनुराग मेरे साथ रेगुलर काम करता है। तो उसने अपने एक पापा का किस्सा सुनाया, उसके बहुत पापा गवर्नमेंट जॉब पर, ठीक है? तो उनका ड्राइवर चोर निकला। हुँ, गवर्नमेंट जॉब का ड्राइवर जो चोर निकला। तो मैंने कहा यार ये तो स्टोरी है, बता क्या हुआ? तो फिर इसने बताया कि ऐसे-ऐसे वो ना लैपटॉप चुरा लिया, तो बाद में जब उन्होंने बोला कि लैपटॉप नहीं मिल रहा, तो ड्राइवर ने खुद ही कह दिया कि वो लैपटॉप डिग्गी में पड़ा है, मैंने ही लिया था। हुँ, मैंने कहा ये तो ईमानदार चोर, ईमानदार चोर। कुछ समय के लिए चोर। हाँ, मेरे को लगा यार ये तो हाई पेस वाली वीडियो थी, ये तो इमोशनल निकला एंड में। और एक स्टोरी मैं तुम्हें बताऊँ, मैं और अनुराग ना फ़िल्म देखने गए थे पीवीआर, और बहुत आइनॉक्स वाले थिएटर में थे, आइनॉक्स पीवीआर में थे, और उस थिएटर के बाहर ना बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, मेबैक, रेंज रोवर ये वो। उसके रेंज रोवर के आगे एक ड्राइवर खड़ा था, बढ़िया एकदम बिहारी, ठीक है? अपना माल लगा रहा था। मैंने कहा यार आजा अनुराग, इनकी ना मेंटालिटी जानते हैं, ये लोग इतनी महँगी गाड़ी चलाते हैं, इनकी क्या मेंटालिटी है? हम दोनों उसके पास गए, उससे बातचीत करी। मैंने कहा भैया ये गाड़ी चलाते हो आप? कह रहा हाँ। मैंने कहा चालान-वालान तो आते होंगे? हम तो यार लाइट आप दे, तुम्हारे तो चालान आ जाता है, तो आपके भी आते होंगे स्पीड के, ओवर स्पीड के, कैमरा के, तो आपके मालिक क्या कहते हैं? अरे हमारे मालिक तो कहते हैं उड़ाओ सारे कैमरे, हुँ, कोई 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 लाइट नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखनी, उड़ाओ। मैंने कहा अच्छा फिर आपको बोलते होंगे चालान तो आ जाते हैं? कह रहा हाँ, एक बार क्या हुआ लॉकडाउन में हमने सारे कैमरे तोड़ दिए और चालान आ गया ₹80,000 का, हुँ, और बड़े मालिक ने बोल दिया कि ये तो तुम्हारे खाते से निकले हैं। मैंने कहा फिर तुमने खाते से दिए? कह रहा नहीं वो मज़ाक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया कि गाड़ी ध्यान से चलाया करो, इतने भी रूल नहीं तोड़ने होते हैं। मैंने कहा तुम्हारे मालिक क्या कहते हैं? करते क्या है मतलब जो इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ी है उनके पास? कह रहा चूने में जो सफ़ेद चूना होता है ना डब्बी में, वो बनाते हैं। मैंने कहा यार बहुत तगड़ा बिज़नेस है भाई। तो हुँ, उस पे ना मेरी एक वीडियो है कि उससे मैंने ये सुना कि भाई महँगी गाड़ियों के चालान भी कटते हैं, तो उनके ड्राइवर्स को भी फेस करनी पड़ती है चीज़ें। पड़ती है। ठीक है? तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो स्टार्ट ऐसे ही हो रही है कि एक बिज़नेसमैन है, वो अपने ड्राइवर को कह रहा है कि भाई ये गाड़ी तुम चलाते हो, इसका ₹80,000 का चालान कैसे है? हुँ,
उसके बाद मैंने अपनी स्टोरी जोड़ी कि मैंने कहा यार इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं आगे इस हिसाब से लिख सकता हूँ कि अगर वो अमीर इंसान है, तो उसके बच्चे अमीर होंगे, उसके बच्चे बिगड़े हुए होंगे, पार्टी-वार्टी करते होंगे, तो उनको जल्दी होगी हर जगह जाने की, है ना? तो उस बच्चे ने बोला होगा अपने ड्राइवर को कि भाई तू अपनी औकात में रह, और तेज मेरे चला। को मत दिखा, सारे कैमरे तोड़ और चला गाड़ी। हाँ, अब वो ड्राइवर अपनी नौकरी बचाने के लिए मालिक से ये नहीं बोल सकता कि भाई बेटा। बेटा करता है ये काम। तो ड्राइवर ने बोला नहीं कि मालिक बस कट गए चालान, अब मुझे नहीं पता कैसे कटे। तो वो कहता है तू एक काम कर, तू ना हफ्ते के लिए छुट्टी पे चला जा। कह रहा मेरे को निकालो मत मालिक, मेरे को मत निकालो। मैंने कहा नहीं नहीं निकाल नहीं रहे, तू छुट्टी पे चला जा बस। मालिक ने यहाँ पर थोड़ी सी शांति करी। अब उसके बाद फिर उसका बच्चा जो है वो किलस रहा है कि भाई ड्राइवर नहीं है, कैसे जाऊँ मैं, कैसे करूँ ये, कैसे करूँ? तो फिर मालिक ने बताया कि भाई उसको मैंने निकाल दिया, उसको ब्लफ मारा अपने लड़के को, उसको निकाल दिया, 80,000 रुपए के चालान आ रहे थे। ऐसे कोई ड्राइवर नहीं है, बेकार ड्राइवर लेके आए मतलब कोई बढ़िया ड्राइवर लेके आएँगे। तो कह रहा तब तक मैं कैसे जाऊँ? कह रहा भाई जाओ मेट्रो से जाओ, कैब से जाओ, बहुत साधन है, जाओ ऐसे जाओ। तो फिर वो सोचता है यहाँ पर कि यार थोड़ा-सा ये तो गलत हो गया, किसी गरीब ड्राइवर को निकाल दिया। तो यहाँ पर यार हमें एक मैसेज भी डिलीवर करना होता है, तो यहाँ वो पॉइंट आता है। यहाँ पर इस कैरेक्टर का वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है कि एक अमीर घर का लड़का इमोशनल हो जाए और मदद कर दे किसी की। लेकिन मैसेज डिलीवर करने के लिए यहाँ पर हमें उसको हृदय परिवर्तन करना पड़ा। फिर वो जाके उसको बोलता है कि भाई तुम ये पैसे रखो, मेरे बाप को दे दो और अपनी नौकरी पालो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो इस सवाल को और जवाब को बहुत ध्यान से सुनना। ये सवाल है मेरा ये कि क्रिएटर सभी मेहनत करते हैं, ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो मेहनत नहीं करता और जो नहीं चाहता कि मेरी वीडियो वायरल हो। लेकिन एक क्रिएटर बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा टॉप पर है, जो अभी भी आप देखते भी हो। हुँ, और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर वो वायरल नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। हुँ। रीज़न क्या है? रीज़न यार कई बार ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी देनी पड़ेगी जो मार्केट में चल रहा है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं 100 के तक पहुँचते-पहुँचते मुझे ना 2 साल लग गए थे। 100 के फेसबुक फॉलोवर्स तक। तब तक मैं सिर्फ़ वीडियोज़ बना रहा था बिना सोचे-समझे, कि मैं मेरी एक कहानी कहना चाहता हूँ कि ये मुझे एक मैसेज मिला है, इसको मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। उसमें मैं कोई साइंस नहीं लगाता था कि इतने मिनट पे ये चीज़ आनी चाहिए, इतने सेकंड पे ये आनी चाहिए। मैं सिर्फ़ बना देता था। लेकिन बाद में जब पता चला कि इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे मतलब सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि आपको ऑडियंस को बाँध के रखना है ताकि वो एंड तक रुके। मैं क्या करता था कि अगर मान लो मेरा ये मैसेज है कि पति को अच्छा होना चाहिए, पति-पत्नी में पति को अच्छा होना चाहिए, तो मैं 30 सेकंड में पति को अच्छा कर देता था। बाकी के 2.5 मिनट की वीडियो में वो पति अच्छा जा रहा है। अब ऑडियंस ने क्या देखा, कह रहा यार जो हुक था कि पति को अच्छा होना चाहिए, वो तो 30 सेकंड में ही खत्म हो गया। वो बाकी की वीडियो क्यों देखेगा? वो हुँ, चला गया। तो जो मोस्टली लोग नहीं चल पा रहे ना, वो यही कर रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजाइज़ नहीं कर रहे कंटेंट को। हुँ। फिर मैंने स्ट्रैटेजाइज़ करना स्टार्ट किया कि भाई मेरा जो हुक है, वो इतने सेकंड पे डिलीवर हो जाना चाहिए। मैसेज मेरा इतने मिनट पे डिलीवर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ तो इस वीडियो की सरप्राइज़ सेकंड एंड भी रख सकता हूँ। हुँ। तो वो एक ऑडियंस के लिए बोनस हो जाएगा। कभी भी आपकी अगर कोई ऑडियंस, आप भी अगर कोई वेब सीरीज़ कोई भी उठा लो, कोई भी आप देखते हो, आप में उसका इंटरेस्ट क्यों बनता है? क्योंकि वो अंत बहुत सस्पेंस पे खत्म। आपके दिमाग में क्वेश्चन्स चलते हैं, हुँ, ट्रू। है ना? अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस देखी है या फिर मिर्ज़ापुर देखी है, हर सीन के बाद ना आपके क्वेश्चन्स जो क्रिएटर्स हैं ना, वो क्वेश्चन्स छोड़ जाते हैं। यार इसने ऐसा क्यों किया? मिस इन्फॉर्मेशन छोड़ जाते हैं, अधूरी इन्फॉर्मेशन छोड़ जाते हैं। इसने ऐसा क्यों किया? उसके चक्कर में तुम उसे आगे देखते हो। और यही रीज़न है कि अकेला इंसान कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकता, तभी राइटर अलग, स्क्रीन प्ले अलग, डायरेक्शन अलग, एक्टर अलग होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी वीडियोज़ में सब मैं ही कर रहा हूँ। हुँ, इसका क्या रीज़न है? मतलब आपको टीम बनानी नहीं आती, टीम को आपके पास रहना नहीं आता, पैसे कम हैं, लोग अच्छी नीयत के नहीं हैं, क्या है इसका रीज़न? यार मुझे सबसे पहले एंड में फर्स्ट पैरेंट पे तो मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। हुँ, अब मेरे पास राइटर है, जो मेरे हिसाब का कंटेंट लिख लिख पा रहे हैं, उनकी वीडियोज़ चलती भी है। हुँ, क्योंकि अब कंटेंट इतना बनाना पड़ रहा है, पहले हम महीने की 10 वीडियो बनाते थे तो भी चलता था। अब डेली वीडियो डालनी पड़ती है। तो हुँ, इतना बंदा, एक अकेला बंदा नहीं सोच सकता भाई, 30 वीडियो, 60 वीडियो नहीं सोच सकता बिल्कुल भी। तो इसलिए एक राइटर रखा। लेकिन वो बिल्कुल सेम जैसे मैं लिखता हूँ, वैसे लिखता है।
क्योंकि उसने 1.5-2 साल से मेरा चैनल देखता आ रहा है स्टार्टिंग से, तो उसे पता है कि यार गोपाल तू ऐसी वीडियो बनाता है, तो टेस्ट क्या है? हाँ, टेस्ट क्या है। एडिटिंग तो मुझे आज भी किसी की नहीं पसंद आती, क्योंकि एक चीज़ होती है जो चीज़ तुम्हें खुद आती है ना, अगर तुम वो किसी और से करवाओगे, तो उसमें तुम्हें कमी लगेगी। तुम्हें या तो अपना मन मारना पड़ेगा कि यार चल ठीक है, एक आधी कमी है, डाल दो इसे। वो चीज़ भी मैंने की हुई है। अगर पर मैं फिर रिस्पॉन्स नहीं आता? रिस्पॉन्स नहीं आता उसपे, क्योंकि वो फिर मन से उतर जाती है चीज़ें। टीम बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म चलना है ना, तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए। जिस टीम में सबका जो काम है वो डिसाइडेड है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। उससे ना एक आपका फ्लो भी बनता है कि सबको चीज़ें रोज़-रोज़ समझानी नहीं पड़ती है। अगर रोज़ नए एक्टर्स आ रहे हैं, तो उनको पहले समझाना पड़ता है कि भाई तुम जो एक्टिंग किसी और जगह पे कर रहे हो, हम वो नहीं करते। हमारा पेस ही है शूट करने का। हुँ। हम थोड़ा इस हिसाब से शूट करते हैं। उनको पहले ये सब चीज़ समझानी पड़ती है। 1-2 घंटे पहले उनको ये समझाना पड़ता है कि तुम सुनो पहले सामने वाला क्या बोल रहा है। जितने भी नए एक्टर्स मैं बुलाता हूँ, मोस्टली फीमेल, वो आती हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ती है। मैंने कहा करें वीडियो? कह रहे हाँ करो। मैं कह रहा हूँ एक बार मूव कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहे प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है? मुझे डायलॉग याद है, तुम्हें याद है, करते हैं शूट। मैंने कहा नहीं भाई, इमोशंस नहीं आएँगे, कनेक्ट नहीं हो पाओगे तुम और मैं। अगर मान लो इम्प्रोवाइज़ करना है अपने को इन बिटवीन सीन, तो नहीं हो पाएगा। तो वो ना, जो उन्होंने डायलॉग पढ़ा है वही बोल दे रही है, फ्लैट। फ्लैट, हुँ। बिना मुझे सुने कि मैंने क्या बोला है। अगर मैंने चलते शॉट में डायलॉग चेंज कर दिया ना, तो उसका वो जवाब नहीं देगी। वो स्क्रिप्ट वाला बोलेगी, वो मैच नहीं होगा। हुँ। तो एक्टिंग की नीड यहाँ पे भी बढ़ती है। एक्टिंग, एक अच्छा एक्टर ना 2 चीज़ों से बनता है, एक तो उसे झूठ बोलना आना चाहिए, हुँ। दूसरा उसे दूसरे एक्टर को सुनना आना चाहिए। क्या बात है! जो एक्टर दूसरा है ना सामने वाला, एक्टिंग गिव एंड टेक है। अगर मैं बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ, तो तुम्हारे भी बुरी निकलेगी, चाहे तुम इरफान खान ही क्यों ना। हुँ। लेकिन अगर तुम अच्छी एक्टिंग कर रहे हो और मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी अच्छी एक्टिंग करूँगा, तो गिव एंड टेक से अच्छा ही निकलेगा। निकलेगा। अगर कोई मैंने आज एक अच्छा एक्टर बुलाया अपने सेट पे, तो उसके चक्कर में जो 3 खराब है ना, जूनियर आर्टिस्ट या फिर जो साइड में है, वो भी अच्छा कर जाएँगे कहीं न कहीं। क्योंकि वो है ना, एक जो अच्छा एक्टर होगा वो एक ऑरा क्रिएट कर देगा, एनर्जी रिफ्लेक्ट। एनर्जी ले आएगा। तो एक एक्टर को सुनना आना चाहिए कि बंदा सामने वाला बोल क्या रहा है। जैसे अब आप मेरी जब मैं बात बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपके इमोशंस है, आपके रिएक्शंस है, ये नेचुरली निकल रहे हैं ना। आपने प्लान तो नहीं किया ना कि मैं ऐसे गर्दन हिलाऊँगा, मैं ऐसे-ऐसे करूँगा। सही। लेकिन जब एक्टर्स लोग जो बहुत स्टार्टिंग में आ रहे हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो सोच लेते हैं अच्छा इसके सामने वाला ये डायलॉग है ना, मैं ऐसे उस टाइम पे ऐसे गर्दन हिला दूँ। हुँ। कितने मर्ज़ी रीटेक ले लो, वो उसी टाइम पे एग्ज़ैक्ट ऐसे गर्दन हिला रहे होते हैं। ये तो गलत है ना भाई। आपका प्राइमरी फ़ोकस क्या है? डॉलर या नेम फेम? भाई मेरे को ना, मैंने 1-2 वेब सीरीज़ और फ़िल्म लिखी हुई है। जो वो ड्रीम बनानी प्रोजेक्ट है। है। हाँ, वो बनानी है। और मुझे जहाँ तक लगता है आप पैसे तो कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्टर कलेक्ट कर रहे हो। आपको आर्टिस्ट उस हिसाब के नहीं मिल रहे हैं। हुँ। अभी तक मुझे उस हिसाब के आर्टिस्ट नहीं मिले। मेरा फ़ेवरेट डायरेक्टर रोहित शेट्टी है। जिस हिसाब से वो वीडियो, मतलब मैं उनके कंटेंट पे नहीं जा रहा, लेकिन जिस हिसाब से वो शूट करते हैं ना, तुम कभी गोलमाल 3 जिसमें परिणीति चोपड़ा है, उसके बीटीएस देखना। उसमें इतना तुम्हें लगता है गोलमाल 3 में वीएफएक्स यूज़ हुआ होगा? कुछ सीन में कुछ सीन में जैसे कुछ सीन में हुआ है, जैसे वो चुड़ैल है तो जैसे वो काउच इधर-उधर जा रहा है, उसमें तो हमें दिख रहा है कि वो वीएफएक्स। कुछ सीन में हमें दिख नहीं रहा कि वीएफएक्स है, पर वो वीएफएक्स है। जैसे कि कोई सीन एक्सप्लेन करो? जैसे एक ना बहुत वाइड शॉट आता है ट्रेन का, हुँ। बीच में ट्रेन जा रही है, स्टीम ट्रेन जा रही है, वो वीएफएक्स है, लेकिन तुम्हें लगेगा नहीं। एक ना चांदनी चौक कह रहा हूँ, सॉरी। एक फ़िल्म में एक सीन है उनका चेन्नई एक्सप्रेस में, कि ट्रेन दिख रही है दूर से, कैमरा आ रहा है, वो कैमरा जा रहा है सीधा, उसके बाद जो विंडो है, हुँ। विंडो से अंदर चला जा रहा है, फिर शाहरुख खान के ऊपर क्लोज़अप बन जा रहा है उसका। जब वो पहली बार ट्रेन पे बैठता है दीपिका पादुकोण के साथ। भाई वो सीन सोचना ही बहुत मुश्किल है, हुँ। और इतना स्मूथ बनाना। इतना स्मूथ बनाना उसको। हुँ। चलते झरने में से उन्होंने रेड कैमरा, आपको पता है कितना महँगा होता है? चलते झरने में रेड कैमरा को ड्रोन पे उड़ा दिया भाई ने। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो। सिम्बा बनी है, सिम्बा में ना कुछ एक्शन सीन्स है जिसमें आपने नोटिस किया हो
कि कैमरा का ना एक पेस है कि अगर उसका जो पंच है वो ऊपर जा रहा है तो कैमरा भी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। वो रोबोटिक्स है, बोल्ट करके एक कैमरा होता है, वो होता है, रोबोट होता है, उसके ऊपर कैमरा जो लगता है। म्यूजिक वीडियोस में भी यूज होता है। नहीं, म्यूजिक वीडियोज़ में तो क्रेन यूज़ होती है, क्रेन। अच्छा। वो रोबोट होता है। उसमें एक ना पर्टिकुलर ए, बी टू सी करके एक मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद फिर वो वहीं से चलता है। तो उस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का रोहित शेट्टी यूज़ करता है। तो आपकी मूवी या वेब सीरीज में कॉमेडी होगी, एक्शन होगा, हाँ, मतलब रोहित शेट्टी वाला टेस्ट होगा, रोहित इसने शेट्टी आपको वाला बता टेस्ट दिया होता है। है। हाँ। चलिए, अब मुझे आप ये बताइए कि हमारे ना आप नोटिस किया हो यूट्यूब पर एक समय था जिसमें अमित भड़ाना और भुवन बाम में कॉम्पिटिशन था हुँ, कि इंडिया का पहला बड़ा यूट्यूबर कौन है। उस वक्त उस रेस को अमित भड़ाना जीत गए थे, भुवन बाम नहीं जीत पाए थे। यानी कि यूट्यूब का सबसे बड़ा क्रिएटर अमित भड़ाना। हुँ। पर आज के समय में भुवन बाम ने अपनी जो जर्नी दिखाई है, ढिंढोरा, ताजा खबर, हॉटस्टार पे सबसे ज़्यादा स्ट्रीम करने वाली जो उसकी वेब सीरीज़ बनी है, और वे सुपरस्टार है। लेकिन अमित भड़ाना वो चीज़ नहीं क्रिएट कर पाए। आज का जो समय है, अमित भड़ाना रेगुलर कंटेंट पे आ गए हैं, हुँ। रील्स अपलोड करनी रील्स पड़ रही है। अपलोड कर रहे हैं। गलती है या किस्मत है, जो बाकी सब उससे सीख सके, क्योंकि आप बहुत पुराने हो, आपने वो सब चीज़ें देखी है, इंटरनल देखी है, टेक्निकल देखी है। तो उस एक्सपीरियंस से आप बताओ कुछ? यार एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कहीं पहुँचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा आपको पहले। तो अगर मैं क्रिएटर बना तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जो सिनेमैटोग्राफर से मेरी इनकम आएगी वो बंद हो जाएगी। तो वो सोच के क्रिएटर इंडस्ट्री में निकला मैं। अब उसके बाद भुवन बाम ने क्या किया, भुवन बाम ने यही किया कि उसका चलता चलाया यूट्यूब चैनल है ना, उसको एक बार छोड़ना पड़ेगा। अगर उसने ढिंढोरा बनाई, ढिंढोरा सोचा, कुछ अलग सोचा तो वो जो चल रहा है ना उसको रोकना पड़ेगा। ये रिस्क है। ये रिस्क है, ये रिस्क नहीं लिया किसी ने, ये रिस्क उसने ही लिया, इसलिए वो है। वो है। लेकिन आप ना अगर आपको ये बात अगर आपने नोटिस की हो, तो भुवन बाम पे ना अब शायद कोई और पैसा लगा रहा होगा, जो अपकमिंग उसकी वेब सीरीज़ है, लेकिन डे 1 से अपने कंटेंट पे उन्होंने खुद पैसा लगाया। भुवन बाम ने इंटरव्यू में भी यही बोला था, कह रहा कि बॉलीवुड में मुझे पता है मुझे कोई एंट्री नहीं देगा, इसलिए मैं मेरा खुद का बॉलीवुड बनाऊँगा। ताज़ा खबर आने से पहले ही बोला था। विज़न बड़ा होना चाहिए। विज़न बड़ा होना चाहिए और रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। हुँ। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि जो फ़ेसबुक पे इतने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ 70% एक्टर ही नहीं है। बस वही वो तो। फ्लैट डायलॉग्स बोल रहे हैं, उनको लगता है कि कभी वो बॉलीवुड उनको बुलाएगा। हाँ। जब बॉलीवुड में इतने टॉप एक्टर्स को काम नहीं मिल रहा है, उनको क्या मिलेगा, उनको ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, कभी ऐसा हो पाएगा जो फेसबुक पे मिलियंस फॉलोवर्स लिए बैठे हैं, अपने आप को एक्टर समझते हैं, क्या इनको कभी किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मौका मिलेगा? और मिलेगा तो ये करेंगे क्या? यार एक बार मिल सकता है लेकिन दूसरी बार नहीं मिलेगा। एक बार इसलिए मिल जाएगा कि भाई इसके 10 मिलियन फॉलोवर है, ना करते 1% भी लगाओ तो 1 लाख बंदे आ जाएँगे इनकी चीज़ देखने के लिए। वो भी मतलब पीआर की वजह से मिल वो भी सकता है? बस पीआर की वज़ह से मिलेगा, एक बार मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा काम। अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो। अगर टैलेंट है तो मिल जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पर आए थे लेकिन आज बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं, और कुछ ऐसे जो गायब हो गए। जो गायब हो गए। टैलेंट था, जीतू भैया में टैलेंट था। हुँ, हुँ। यूट्यूब पंचायत। पे आए थे ना, पंचायत वाले। यूट्यूब से आए थे ना, आज देख लो। मुझे सुनने में आया था जो पंचायत के जो जीतू भाई हैं, इनको बहुत पे आउट बहुत कम मिला है पंचायत की सीरीज़ का 1, 2, 3, 4 का। यार देखो मैं सीए तो था नहीं इनका, लेकिन स्टार्टिंग में तो कम मिला था सबको। हाँ, अभी प्रेज़ेंट में अच्छा कमा रहे हैं। बहुत सारे मीम्स शायद वो मिसलीडिंग करते हैं कि कहते हैं कि 70,000 रुपए ही उनको मिले हैं बस उसका पंचायत। यार मैंने बनराकस का वो सुना था इंटरव्यू, वो कह रहे थे मुझे पहले सीज़न के लिए सिर्फ 10,000 रुपए मिले थे। वो बता रहे थे तो हो सकता है उसमें। मतलब फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि ना फ़ेम ले लो या पैसा ले लो। हाँ, फर्स्ट सीज़न तो आया भी यूट्यूब पे था ना टीवीएफ के। हुँ, कोटा फैक्ट्री फर्स्ट भी टीवीएफ के यूट्यूब पे आया था। तो अगर यूट्यूब वाले कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो उसमें लोग काम कर रहे हैं ना, उनको अपना-अपना थोड़ा-सा ये ना वो होता है कि उनकी तरफ से एक एफर्ट होता है कि तुम अच्छी चीज़ बना रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, पहले और अब में एक फ़र्क और भी मैं देखता हूँ। पहले ना एजेंसीज़ थी जब मैं नया-नया आया था, ब्रांड्स, सोशियोकुल और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ थी जिनके मुझे शायद नाम नहीं पता, बड़ी भी हो सकती है, हुँ, छोटी भी हो सकती है। तो वो ना एक क्रिएटर्स की कम्युनिटी बना देते थे, हुँ। जिसमें फिर ये एल्विश, हर्ष और ये सब एक साथ कभी-कभी तो मिलते थे। अब कुछ नहीं एजेंसीज़ मिलते नहीं, ये ना एक ही ब्रांड्स अपने एक घर बना रखा था। रहते थे। रहते थे सब ये
और वो एक साथ के एक दूसरे की वीडियोस में आते थे। हाँ, पर वो वाला टाइम भी मैंने लाइव देखा हुआ है। अच्छा, पर अब वो कम्युनिटी नहीं रही। अब क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को देख के खुश नहीं है। उसे देख रहा है तो बस उसे कॉपी करने के लिए देख रहा है, तारीफ़ के लिए नहीं देख रहा है। कोई एप्रिसिएशन नहीं है। दूसरा अगर लो जा रहा है तो खुश हो रहे हैं कि इसका चला जाएगा, कम से कम मेरा चलता रहेगा। ये गलत है या सही है? ये गलत ही है भाई। सही कैसे होगा? सही तो यार ये हो नहीं सकता, क्योंकि ना सोच जो एक बन चुकी है लोगों की, वो वही रहेगी। जो आगे आएँगे, जो आगे लोग आएँगे, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर तुम क्रिएटर बन रहे हो, तो अपने से छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट करो। उसकी सक्सेस पे भी उतना ही खुश हो, बड़े से सीखो। बड़े से सीखो। अब साथ का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है हसल, रंजन, ऋषभ, ये लोग सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। एक दूसरे की वीडियोज़ में आते हैं। चाहे वो ब्रांड की वीडियो हो, चाहे वो कैसी मर्ज़ी वीडियो। हुँ, अब और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हर बंदा अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है। मिल के काम कर रहे हैं, मिल के कंटेंट बना रहे हैं। चाहे सबके 1-1 मिलियन हो गए, लेकिन आज भी मिल के काम कर रहे हैं। आपका फ़ेवरेट फ़ेसबुक क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर, एक्टर ये मुझे बताओ आप? यार फेवरेट फेसबुक क्रिएटर तो नज़र बट रही है। हुँ, और वो इसलिए क्योंकि उनके कंटेंट मैजिकल है। कंटेंट मैजिकल है भाई। उनके ना, अगर वो लोग कुछ भी बना सकते हैं भाई। वो कॉमेडी में तो एक्सपर्ट है ही है। वो इमोशनल में उससे ज़्यादा एक्सपर्ट है। उनकी कोई भी ऐसी इमोशनल वीडियो नहीं होगी जो नहीं चली होगी। मैंने तो एक पलायन वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें वो आते हैं, क्या नाम है उनका भाई का? जो दिनेश भाई है, जसपाल भाई है, जो पतले से हैं। मयंक भाई। हाँ। तो मयंक भाई का है वो पलायन का, वो बाहर से आते हैं, पहाड़ पे उनकी एक ठेली की शॉप होती है वो, फिर वो कहते हैं मेरा पहाड़, तेरा उत्तराखंड मेरा उत्तराखंड, वो बहुत अच्छी वीडियो है। यार उन्होंने ना बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस डिलीवर कर रखे हैं। मयंक भाई भी ऐसे ही है। मयंक भाई बातों में स्टोरीज़ निकाल लेते हैं। एक आर्टिस्ट के पास टैलेंट ज़्यादा होना चाहिए या किस्मत? भाई किस्मत ज़्यादा होनी चाहिए। किस्मत ज़्यादा होनी चाहिए। टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर आर्टिस्ट है वो, तो किस्मत है अगर उसके साथ, तो वो चलने के चांसेस थोड़े जल्दी हो जाते हैं। तो मेरी किस्मत थोड़ी कम थी, तो मुझे टाइम लगा चलने में। और अब भी यार किस्मत का फैक्टर तो आपके साथ चलेगा ही चलेगा, पूरी ज़िंदगी चलेगा। कई बड़े ऐसे ब काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे मेरे पास, जो किस्मत के कारण रह गए, कि लक फैक्टर नहीं था उस टाइम पे। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर इरफान खान, बिल्कुल जेन्युइन। जेन्युइन, और मनोज वाजपेयी भी। तुमने फैमिली मैन देखी है? मैं देखिए, फैमिली मैन में जो एस्पिरेंट के एक एक्टर है ना, नाम क्या है उनका? सरकार, जिनकी नई मूवी भी आ रही है, कौन-सी मूवी आ रही है? कोई मूवी भी आ रही है अभी इनकी ना, मैं देख रहा था यार ट्रेलर। एक ना जो सेकंड सीज़न में एक सीन है जब फायरिंग हो रही होती है, जब वो समंथा को लेने जाते हैं, तो मनोज वाजपेयी का एक कलीग, गोली लग जाती है उसको, वो मर जाता है। अब भाई कोई मर गया, तुम्हारा कोलीग मरा है, तुम्हारा साथी मरा है, तुम्हारे रिएक्शन क्या होगे? बोल तो सकते नहीं तुम कुछ, नहीं बोल सकते ना। तो बहुत डार्क चीज़ पूछ रहा हूँ, कभी कोई मरा है तुम्हारा करीबी, और तुमने किसी और के रिएक्शन देखे हैं क्या होता है? हुँ, बहुत डल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल डल, एकदम फेस बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा ब्लैक। वो, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उस सीन में ना तुम मनोज वाजपेयी की रिएक्शन देखना। गोलियाँ चल रही है, चारों तरफ गोलियाँ चल रही है, उसका साथी मर गया, वो ना उसके हाथ में गन, वो वहीं पे ब्लैंक हो जाता है, बिना किसी डायलॉग के। और उसके शक्ल पे दिखता है कि उसका कोई बंदा मर गया। मतलब उनके माइंड से ये भी निकल सक जाता है कि गोली तुम्हें भी लग सकती है। वो सब ब्लैंक हो जाएगा। वो एक्टिंग है भाई। एक मुझे थिएटर आर्टिस्ट ने, मैंने थिएटर नहीं किया हुआ है, तो मुझे उन्होंने बताया था कि इसमें ना रस होते हैं एक्टिंग, हाँ। 7 रस होते हैं, और जैसे जो इन सब रसों को अचीव कर ले, एक एग्ज़ाम्पल है पंकज त्रिपाठी, हुँ, एक एग्ज़ाम्पल है इरफान खान जी। तो उसमें क्या है कि आप प्यार कितने तरीके से कर सकते हो, आप गुस्सा कितने तरीके से कर सकते हो, आप रोना, इमोशन कितने तरीके, ये सारे रस है। जो थिएटर आर्टिस्ट होगा वो सारे रस पढ़ के सीख कर आया है। हुँ। अब बाकी तो कर ही रहे हैं। बाकी तो सबके पास फ़ोन है, आईफ़ोन है, अब तो डीओपी का भी काम चला गया है। सब कुछ हो गया भाई, सब एआई खा गया भाई। स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी लिख दो कि भाई मुझे ये सब चाहिए, सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। हुँ। लोग चैट जीपीटी से वीडियोज़ लिखवा-लिखवा के बना रहे हैं। बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, जो इनफैक्ट अपनी स्टोरी पे भी डालते हैं कि देखो मैंने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाई और मुझे क्या घटिया जोक बता रहा है। तुम मज़ाक उड़ा रहे हो एआई का, लेकिन तुम ये भी बता रहे हो कि मैं चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ। हुँ। मैंने एक वो पढ़ा था साइकोलॉजी वाला, एक आर्टिकल था, उसमें था कि इंसान को अगर जानना है ना, तो इंसान के ना म्यूज़िक का टेस्ट जानो।
मतलब उसके अंदर वही एनर्जी, वही इमोशंस, वही तरीके होंगे चीज़ें करने के, जिस तरह का वो उस गाने सुनता होगा। आपका फ़ेवरेट कलाकार कौन है जो गायक है? नो डाउट दिलजीत दोसांझ। रीज़न? वही क्यों? स्टोरी है भाई, सिंगर नहीं है वो, स्टोरी है। दिलजीत भाई के हर गाने में कुछ ना कुछ मैसेज है। हुँ, गोट के अगर तुम गाने देखोगे, गोट की वीडियोज़ देखोगे, तो हर वीडियो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड है। हुँ, गोट का एक गाना है लवर, हुँ, उसमें दिलजीत भाई 2 सूट में है, एक ब्लैक सूट में है और एक व्हाइट सूट में है। हुँ। तो उन्होंने स्वर्ग और नर्क दिखाया है और वो इतना मतलब लेविश अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ है, सिर्फ़ वही एक सरदार है, लेकिन कोई नहीं समझ पाया उसको। उन्होंने बाद में अपने एक इंटरव्यू में समझाया था कि हमने ऐसे-ऐसे एक्सप्लेन किया था। हुँ। मुझे दिलजीत पाजी क्यों पसंद है? उनकी एनर्जी, उनका ऑरा। मतलब वो जो ऑरा बिखेरते हैं ना, वो कमाल है। भाई दिलजीत पाजी यार किस्मत है कि हम कभी उनके साथ हो जाएँ, लेकिन दिलजीत पाजी के गाने ना मैं लूप पे सुनता हूँ रोज़ मॉर्निंग में। बॉर्न टू शाइन। बोर्न टू शाइन भाई पुराने-पुराने गाने सुनो, डिस्को सिंह के गाने सुनो, डिस्को सिंह फ़िल्म, दिलजीत भाई की पंजाबी मूवीज़ देखो, इतनी एनर्जी है किसी एक्टर में इतनी एनर्जी हो सकती है? इतनी एनर्जी किसी एक्टर में कॉमेडी करते टाइम हो ही नहीं सकती भाई। एक्टर भी अच्छे हैं और एक्टर भी अच्छे हैं, इमोशन करवा लो 1984 चमकीला। चमकीला तो मतलब बहुत सच में एक्टर है। मतलब इम्तियाज़ अली का जो डिसीज़न था। दिलजीत भाई प्रिविलेज नहीं थे पहली बात तो। हुँ। दिलजीत भाई ना अपने टीनेज में ही उनके घरवालों ने कहा था कि तुम जाओ चाचा जी के पास जाओ, वो मैंने इंटरव्यू पढ़ो। हुआ। वहाँ से फिर उनको चमकीला की गाने-वाने सुने उन्होंने, फिर गाना गाने लग गए। उनका भी कोई ऐसा वो नहीं था कि सिंगर बनना था या फिर ये था। पर जब वो करने लगे तो सब लोग बोलने लगे यार तू तो बढ़िया गाउंदा है, तू तो बढ़िया सिंगर है। खैर सब कह रहे हैं बढ़िया तो ठीक है, बढ़िया है। फिर कोई सेकंड थॉट नहीं आया था, यहाँ पे भी वो फैक्टर आ गया, सुनना बहुत ज़रूरी। सुनना बहुत ज़रूरी। फिर कोई सेकंड थॉट नहीं था, जब आ गया ना कि सिंगर बनना है, तो सिर्फ सिंगर ही बनना है। फिर चाहे पैसे आए, चाहे ना आए। आप सिरसा हरियाणा से हो, आपके पास सिद्धू पाजी का भी तो घर था। तो सिरसा हरियाणा भाई सिद्धू भाई हमारे शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मानसा पड़ता है। तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, मानसा गाँव है। सिरसा से फर्स्ट गाँव मानसा है। तो मानसा और सिरसा का आना-जाना बहुत नॉर्मल है। तो एक ना वो आता था कैंटीनी मंडीर करके एक शो आता था, पिटारा चैनल में पंजाबी में। तो वो उसकी थीम क्या थी कि वो कॉलेज में आ जाते थे और कॉलेज में आके बच्चों से गाने-वाने करवाते थे। तो एक एपिसोड सिद्धू भाई का भी है, कैंटीनी मंडीर का, जिसमें सिद्धू भाई गाना गा रहे हैं। तो हम सिद्धू भाई को तब से जानते हैं कि ये एक बंदा है हमारे साइड का जो बहुत तगड़े गाने गाता है। गोपाल भाई, आप अपनी पूरी जर्नी से, जिसमें आपने अपना बचपन भी बिताया, आपने अपने पापा से बिज़नेस भी सीखा, कंटेंट क्रिएशन भी सीखी, डीओपी भी सीखी, लोगों का आना-जाना भी सीखा, बदलना भी सीखा, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी सब देखने के बाद, अब ऐसी क्या समरी है जो भी आपकी ऑडियंस है, आपके फैन्स हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, टीम मेंबर है, मैं खुद हूँ, मेरी टीम है, जिनको आप मैसेज देना चाहें? यार सबसे पहले बात तो है कि पेरेंट्स अगर कोई आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं ना, तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लो। उसको सुनो, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होगा। क्योंकि वो एक ज़िंदगी जी आए जो तुम आगे जियोगे। वो उस उम्र से निकल आए। तो जब तुम उस उम्र में पहुँचोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो जो तुम्हारी सबसे पहली बात तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई सजेशन दे रहे हैं तुम्हारे किसी भी चीज़ को लेके कि ये चीज़ ऐसे करो, तो एक बार ट्राई कर लो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अपने सपने मार दो। सुनो सबकी करो अपनी, लेकिन बिल्कुल। पेरेंट्स की तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेके सुनो। रीज़न क्योंकि सब फेक हो सकते हैं, वो नहीं। वो नहीं फेंक होगे भाई। हुँ। मतलब ऐसा सिनेरियो है कि अगर मेरे भाई ने एक बार मेरे को एक चीज़ बोली थी, कह रहा अगर तू कहीं पे लड़ के आ जाएगा ना और मेरे को तूने बुलाया वहाँ पर और मैं तू गलत है, तो तेरा साथ तो मैं वहाँ पे दूँगा ही दूँगा लेकिन घर पे आके मारूँगा तेरे को। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं? हाँ, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। भाई सिबलिंग्स में हम 2 ही हैं, 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है एडवोकेट है, फैक्ट्रियाँ सँभालता है। तो मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसी की वज़ह से कर रहा हूँ कि भाई ने बोला कि तेरे को जो करना है कर, मैं सँभाल लूँगा घर पे, फैक्ट्री मैं सँभाल लूँगा, क्या बात है! तेरे को जो करना है कर। आज भी अगर मान लो अब जैसे अभी ये वाला टाइम थोड़ा फेसबुक की वज़ह से
अर्निंग की वजह से थोड़ा-सा जो पहले था वो नहीं आ रहा था, बिकॉज़ ऑफ एल्गोरिदम या फिर कोई रीज़न हो सकता है। तो एकदम से जब इनकम डाउन हो जाती है तो घरवाले कहते हैं यार ये तो खत्म हो गया लग रहा है, हुँ, ये तो खत्म हो गया अब कुछ और सोचो। तो मैंने भाई को बोला कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे ही होती है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो भाई कह रहा कोई ना मैं समझा लूँगा तू काम करता रह अपना बस। हुँ। और प्यार में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? प्यार में भाई बेकार ही है। कोई मिली थी, मिली ही नहीं या नहीं मिले लोग, हर जगह मिले, कॉलेज में भी मिले, हुँ, काम में भी मिले। पर ना मैं ना प्यार में इस टाइप का बंदा हूँ कि मैं ना तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ 100% जो तुम बोलते हो। ओल्ड स्कूल? और आजकल वाला समझ नहीं आता। मैं सोचता नहीं अगर तुमने मुझे बोल दिया ना फ़ोन करके कि भाई मैं इस बंदे के साथ घूमने जा रही हूँ, मैं ठीक है मान जाऊँगा। ठीक है तू जा रही है, ठीक है जा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ तेरे को। हुँ, लेकिन मैं ये क्वेश्चन भी नहीं करूँगा उससे कि तू क्यों गई उसके साथ? क्या रीज़न था जाने का ये? लेकिन मुझे अब लगता है जो एक्सपीरियंस किया कि बंदे को ना थोड़ा-सा वो होना चाहिए। इतना ईज़िली ट्रस्टेबल भी नहीं होना चाहिए किसी नए इंसान पे। मैंने हमेशा हर इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है कि जो पर्सनैलिटी उसने मेरे को दिखाई है ना, मैं उसको मान गया उस पर्सनैलिटी को। बाकी किसी ने कुछ भी कहा वो नहीं देखा। नहीं, कोई मेरे को अगर दूर से कह रहा है ना, दूसरे आके भाई ये तो लड़की से बात कर रहा है, ये लड़की ऐसी नहीं है, चालबाज़ है थोड़ी-सी, काट देगी तेरा या फिर ऐसे कुछ। मैं कह रहा हूँ नहीं यार मेरे साथ तो सही है। मेरी ये फिलॉसफी है जो इंसान मेरे साथ सही है, मैं उसके साथ सही हूँ, तो मैं नहीं सुनूँगा किसी तीसरे बंदे की। लेकिन फिर वो एकदम से बदल जाते हैं। हर इंसान मेरी ज़िंदगी में जितने इंसान आए हैं और जो छोड़ के गए हैं ना, उनका रीज़न यही था कि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ऑफ मिल रहा था, जो उस टाइम पे मिलना बंद हो जाता है, तो वो चले जाते हैं। मतलब ये है भी, ये इंसान की फितरत है, ये सबको फ़िक्र अच्छे चाहिए, पर अच्छों का साथ नहीं चाहिए। अच्छे चाहिए और ऐसा कोई इंसान चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी में कुछ प्लस हो रहा हो, कि मुझे उससे बेनिफिट मिल रहा हो। अभी अगर मेरे आस-पास जो लोग हैं, जो अगर है पुराने टाइम से, या तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, या फिर इस इंडस्ट्री के तो एक आधे लोग ही हैं, जैसे एक अनुराग हो गया, बस मेरे हिसाब से एक अनुराग ही है। जो बिना मतलब जो मेरे साथ अब है, वो सिर्फ़ बिना किसी निस्वार्थ। निस्वार्थ कोई बेनिफिट नहीं है मेरे से लेने का कि गोपाल भाई से मुझे ये मिल जाएगा। वैसे आपकी इंडस्ट्री में बुराई तो नहीं होती, मैं जनरली नहीं, आपको बताऊँ, ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट चल रहा है। मैं जितने भी आपके नोन से मिला हूँ, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दूँ, पाजी से मैं मिला हुआ हूँ, उनका मैंने पॉडकास्ट किया है, और हर्षिता से मैं मिला हूँ, उनका मैंने पॉडकास्ट किया है। तो ऑफ कैमरा भी, ऑन कैमरा भी आपकी बुराई नहीं है। नहीं बुराई नहीं है किसी की, लेकिन ना मैं तुम्हें बताऊँ मैंने ना बिहाइंड द कैमरा से काम स्टार्ट किया था। तो लोग ये जानते थे कि ये बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को जानता है, इसके सब कॉन्टैक्ट में है, इसके दोस्त बन जाओ वहाँ से काम मिल जाएगा। ऐसे-ऐसे काम मिलता नहीं है उस नहीं मिलता भाई। मतलब मेरे फ्लैट पर मयंक भाई आए हैं, गौरव भाई आए हैं, तो लोग ये सोचते थे कि यार ये दोस्त ये इसके फ्लैट पे आना-जाना है यूट्यूबर्स का, तो इसके साथ रहते हैं, थोड़ा इससे दोस्ती रखते हैं, क्या पता वो उनसे वो मिला देगा तो हमारा काम भी बन जाएगा। तो इस तरीके से लोग मतलब बेनिफिट लेने का कोशिश किया है। 2026, 27, 28, 29, 30 क्या क्या बूम करने वाले हो आप? क्या नया देखने को मिलने वाला है? क्या आप जो ये लूप है फेसबुक की, इससे निकलने वाले हो? फेसबुक के लूप से निकलना स्टार्ट कर दिया भाई, ओके। ठीक है? अदर देन फेसबुक की चीज़ों पे काम हो रहा है, वेब सीरीज़ पे काम हो रहा है, शॉर्ट फ़िल्म्स पे काम हो रहा है। ये यूट्यूब वगैरह पे आप अपलोड करोगे? हाँ, फ़िल्म फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हैं। मतलब यूट्यूब पे तो नहीं, यूट्यूब एक अलग फिर वो वाली चीज़ होगी कि एक नए लूप में फँसने वाली बात है। इसलिए यूट्यूब नहीं स्टार्ट कर रहा दोबारा मैं, क्योंकि यूट्यूब में सबसे पहले मैं यूट्यूब करके रुका, फिर फेसबुक किया। तो मुझे पता है कि यूट्यूब दोबारा करूँगा तो मैं लूप में फँस जाऊँगा। आपका बॉलीवुड में टेस्ट क्या है? मूवीज़ में टेस्ट क्या है? लाइक जैसे अभी सैयारा मूवी आई है, धड़क 2 आई है, और बाकी सब मूवीज़ भी आई है। तो आपका रोहित शेट्टी तो आपने बता दी है, वो तो हुँ। आपके फ़ेवरेट है। वैसे टेस्ट क्या है? आपको कौन-सी मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती है? यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली स्टोरीज़ पसंद आती है। अब आप देखो दृश्यम और दृश्यम 2 जो मूवी बनी हुई है, कितने लो बजट में बनी हुई है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में सिनेमा में अब मैं फैमिली को मूवी नहीं दिखा सकता। हुँ। हाउसफुल 5 भी अगर दिखाने जाओ आप, नहीं उसमें भी दिखा देख लो सकते आप। भाई, नहीं दिखा सकते। तो जबकि दृश्यम 2 जैसी मूवीज़ अगर लग जाए सिनेमा में, तो बच्चे का दिमाग भी थोड़ा तेज़ हो जाएगा, वो अभी ना भी देखता बहुत है। एक रिसेंट फ़िल्म लगी हुई है थिएटर में, महाअवतार नरसिम्हा। गूज़बम्प्स वाले बीजीएम्स है। बीजीएम भाई पहले जब मैं ना एज़ एक्चुअली क्या है मैं ना अभी मेरे दीदी और जीजू के साथ रह रहा हूँ। वो इस्कॉन डिवोटीज़ है और ये जो फ़िल्म है ये इस्कॉन वालों ने बनाई है, माँ अवतार नरसिम्हा। इसके राइटर भी इस्कॉन के प्रभु जी है, गुरु जी है और उन्होंने ये
सोचा कि हम इसको मैसेज को वाइडली ऑडियंस को दें, कि हमारे जो रूट्स हैं, हमारा जो पुराण है, उनके मैसेज उनको बताया जाए ऑडियंस को कि ये कहानियाँ थी भगवान की, ये कहानियाँ थी। तो जब उन्होंने बोला कि यार ये ऐसी-ऐसी फ़िल्म लगी है, ये तो पक्का देखने जाना है। फिर मैंने कहा यार ये तो एनिमेटेड फ़िल्म है, एनिमेटेड फ़िल्म में तो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। कह रहे नहीं, नहीं चल तू, मेरे को फ़ोर्सफुली ले गए। मैं बिना इंटरेस्ट के गया था कि यार एनिमेटेड फ़िल्म में क्या ही मज़ा आ जाएगा। मैं बच्चा थोड़ी रह गया हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं निकला तब मैंने कहा यार वो ना तुम थोड़ी देर देखने के बाद तुम भूल जाओगे कि तुम एनिमेटेड फ़िल्म देख रहे हो। अगर तुम धर्म को मानते हो, अगर तुम विष्णु भगवान को जानते हो, बचपन से तुमने कुछ कहानियाँ सुनी है, तो तुम उस कहानी के अंदर घुस जाओगे। एंड तक आते-आते तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि एक एनिमेशन चल रही है। जब क्लाइमैक्स आएगा ना, जब वो नरसिम्हा अवतार आता है, चाहे तुम उसे 2D में देखो, चाहे तुम 3D में देखो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो एनिमेशन चल रहा है, तुम पूरा अंदर घुस जाओगे और हर सेकंड में गूज़बम्प्स है उस फ़िल्म में और वो सीख है, वो रूट्स है हमारी। सही बात। आप भक्ति भाव में ज़्यादा हो गोपाल भाई? भक्ति भाव में तो है। तो चलो ये बता दो किस्मत अगर खराब हो तो कैसे बदले? किस्मत अगर खराब है तो सिर्फ़ एक चीज़ करो भाई, रोज़ सुबह उठ के मंदिर जाओ, किसी के भी मंदिर जाओ। मैं पर्सनली प्रेफ़र करूँगा कि शिव जी के मंदिर जाओ। 1 लोटा जल हर महादेव तो समस्या महादेव है प्यारे। भाई 1 लोटा जल हर समस्या हल। कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव को भोला पता है क्यों कहते हैं? भगवान शिव को भोला इसलिए कहते हैं कि ना वो अपने भक्त के लिए बहुत भोले हैं। अगर सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करो, तो वो इतने भोले हैं कि वो तुम्हें सब देंगे। नहीं, हमने एक्सपीरियंस लिया है। हमारे जो भाई है जतिन, ये महादेव को बहुत मानते हैं। हुँ। इन्होंने ये शुरुआत करवाई थी मुझसे। और भाई मैंने देखा है ये मैजिक है सच में। महादेव का मैजिक मैं तुम्हें एक मैजिक बताता हूँ महादेव का। बहुत ये ना वो अंदर से गूज़बम्प्स देने वाली बात है। मेरे दादाजी के बोन पर ना मेरे परदादा ने सिरसा में शिव जी का मंदिर बनवाया था। हुँ, ठीक है? वो मंदिर आज भी है 150 120 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे उसको। हुँ, उस मंदिर में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई है ना हुँ। कि जिसका कोई वो नहीं है कि वो चमत्कार ही है। वो चमत्कार है भाई। उस मंदिर में तुम कुछ भी जाके माँगो वो तुम्हें मिलेगा। हुँ, उस मंदिर को हम ही सँभालते हैं मतलब हम तो सँभालते क्या है हम भगवान ने हमें एक ड्यूटी दे रखी है कि आके इसमें पूजा-पाठ किया करो। उस मंदिर में कोई पंडित नहीं है भाई। अगर कोई मर्ज़ी आए, कोई मर्ज़ी पूजा करे। कोई ऐसा फैंसी सिस्टम नहीं है कि एक पंडित जी है वो आके पूजा करवाएँगे आपकी, तुम जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। जो शिवलिंग मेरे परदादा ने मेरे दादाजी के जन्म पे रखा था ना, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई वो शिवलिंग उसी दिन खंडित हो गया। अच्छा जी, और जब मेरे दादाजी की अस्थियाँ हरिद्वार गई, तब वो शिवलिंग भी उनके साथ गया है। क्या बात! अब ये सोच लो, नहीं मैजिक से है, ये सच में है। ये बहुत तगड़ा मैजिक है और ना एक टाइम क्या हुआ ना वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई 2000 में हो गई। हुँ, तो मेरे पापा कहते हैं यार इसको रिनोवेट करवाना पड़ेगा, थोड़ा ना आज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ना मंदिर के बिल्कुल शिवालय के बगल में एक पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा। हुँ, अब वो इतना पुराना पेड़ है भाई, वो 50 साल पुराना पेड़ है। हुँ, वो आप चाहे कितने मर्ज़ी ट्रैक्टर ले आओ, कितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी ले आओ, वो नहीं निकलेगा। हुँ, अब पापा चाहते थे कि यहाँ पर ना बड़ा सारा एक भवन बन जाए जिसमें लोग सत्संग-वत्संग कर सके, थोड़ा पूजा-पाठ कर सकें। पर वो पेड़ था तो वो जगह नहीं मिल पा रही थी किसी तरीके से। तो पापा ने बस भगवान को ही बोला कि भगवान आप रास्ता बताओ कोई, हुँ, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हुँ, पापा ने बस भगवान से इतना किया प्रे, कुछ दिन में वो पेड़ अपने आप सूख गया और नीचे गिर गया। क्या बात है! और इससे भी और भी भयंकर-भयंकर चमत्कार हो रखे हैं भाई। हुँ, देखो जो मानता है उसी को चमत्कार दिखते हैं, मैं तो ये मानता हूँ मतलब कि आप अगर भरोसा रखोगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे भगवान हो, हुँ, चाहे किसी चीज़ पर हो, हुँ। आपको वो चीज़ होगी। लेकिन जब आपको भरोसा ही नहीं होगा तो फिर तो आपको भगवान में पत्थर ही दिखेंगे ना, हाँ, तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि भगवान तो यही है। हाँ, तो ये है मेन चीज़ ना। भरोसा होना ज़रूरी है। हुँ। गोपाल भाई जी मैं आपको देखता था मतलब देखो सभी क्रिएटर एक-दूसरे को देखते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कॉपी करके कह देते हैं कि हम तो उनको जानते ही नहीं है, पर जानते सब है जानते सब एक-दूसरे को। आपकी जो पर्सनैलिटी है ऑन सिनेमा, तो आप ऐसे लगते हो कि बहुत सीरियस पर्सनैलिटी है, सिर्फ़ काम से काम ये बंदा रखता है और बनिया है तो ये काम निकालता होगा। लेकिन इस पॉडकास्ट सेशन में मैंने 2-3 चीज़ें जो समझी है, एक आप खुद से पुराने लोगों को नहीं छोड़ते हो, हाँ, मैं नहीं छोड़ता खुद से। चले जाए तो अलग बात हाँ, है, एक चीज़।
दूसरा आपके लिए काम इम्पोर्टेंट है पर इंसान ज़्यादा, राइट यही रीज़न है आप अनुराग भाई को इतनी वैल्यू देते हो, राइट है ना? तीसरा आप चाहते हो कि मेरे साथ के बंदे मेरे साथ ग्रो करें, हाँ चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, बिल्कुल है ना? और चौथा ये है कि आप आने वाले समय में बूम करने वाले हो, लगे रहो। बाकी बहुत मज़ा आया इस सेशन में बात करके, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि बहुत टाइम हो गया, ऐसा लग रहा है और भी बातें करते रहो, कर सकते हैं हाँ है ना? तो और बाकी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं आपकी। ये सवाल वो थे जो मैंने पूछे, जो मुझे लगा कि ये सर को जवाब देना चाहिए। अब आप अपने सर से जो भी जवाब जानना चाहते हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, ये कितना कमाते हैं, कितनी इनके पास प्रॉपर्टी है, कितनी इनकी गर्लफ्रेंड है, कब ये शादी करेंगे और कैसे इन्होंने धोखे खाए, कैसे इन्होंने धोखे दिए, जो भी आपको जानना है, जिस तरह के भी सवाल है, दोस्त, दुश्मन, प्यार, मोहब्बत, आप कमेंट में कर दो। मैं अगले सेशन में वही सेम सवाल लेकर आ जाऊँगा। ठीक है जी? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? यार बहुत बढ़िया लगा पहली बात तो समय का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ बिल्कुल नहीं पता चला मतलब जो एक होस्ट में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप में बहुत अच्छी है थैंक यू सो मच। तो मुझे भी लगता है कि आप पॉडकास्ट वाली एक जो ये इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा लगता है विजय माल्या आपको फ़ोन करने वाले हैं कि भाई जी, जी। राज शामी से अच्छा आप इंटरव्यू कर सकते हो मेरा चलो बातचीत करते हैं थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं जल्द। चल भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद